नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के साथ जुड़ी हुई समस्याओं की। हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी ऐसे 7 रीजंस की जिसकी वजह से यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब से भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च किया है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, इसके प्रति एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है और बहुत बहुत कम लोगों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एक्सेप्ट किया है। तो ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ऐसे कारणों को जिनकी वजह से यूनिफाइड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसमें सबसे पहला कारण आता है 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। ये एक मैंडेटरी क्लॉज लगाया है सरकार ने, जिसमें ये कहा गया है कि 25 साल की सेवा कम से कम होनी चाहिए, तभी एम्प्लॉयज़ को फुल पेंशन मिलेगा यूपीएस के अंदर। अब आज के समय में सरकार अपने एम्प्लॉयज़ से 25 साल का जो कमिटमेंट मांग रही है पेंशन देने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा है। इवन ओपीएस में भी मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट 20 ईयर्स का ही है, लेकिन यूपीएस में ये 25 साल का कर दिया गया है। आजकल गवर्नमेंट जॉब पहले की तरह आसान नहीं है। गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करने वाले जो युवा हैं वो पहले से ज़्यादा एस्पिरेशनल्स हैं। आज के युवा ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं। वो एक जॉब के साथ बंध के नहीं रहना चाहते, वो कुछ सीख के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में 25 साल तक एक ही जॉब से जुड़े रहना, ये कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन डालता है जो कि उन्हें मंजूर नहीं है। वो भी ऐसी परिस्थितियों में जब जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, काम ज़्यादा हैं, सैलरी मार्केट कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो ऐसे में कोई भी एस्पिरेशनल यूथ, कोई भी हार्ड वर्किंग सिंसियर यूथ अपने आप को एक जॉब से बांध के नहीं रखना चाहता। वो मार्केट में अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहता है। 25 साल की सेवा का जो क्लॉज है ये लोगों को रोक रहा है यूपीएस को ऑप्ट करने से। अगर हम इसके दूसरे कारण की बात करें, जो दूसरी समस्या यूपीएस के साथ है, वो ये है कि इसमें पेंशन पेमेंट जो है वो 60 साल के एज के बाद ही स्टार्ट होगा। आपने 25 साल की नौकरी कर भी ली, लेकिन आपका एज जो है वो 60 साल पूरा नहीं हुआ है, तो उससे पहले आपको पेंशन पेमेंट नहीं होगा। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें समस्या क्या है। मान लीजिए कि कोई इंसान जो है वो 25 साल की उम्र में सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है ऑन एन एवरेज, और वह अगले 25 साल तक सरकारी नौकरी कंटिन्यू करता है, जबकि उसका एज 50 साल हो गया। अब 50 साल की उम्र में वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो चुका है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएस। लेकिन अगर वो अभी रिटायरमेंट ले लेता है तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी। उसको अगले 10 साल यानी कि 50 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक वेट करना पड़ेगा, तब जाके उसका पेंशन उसको मिलना शुरू होगा। तो एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जो लोग भी इस नौकरी को 60 साल तक कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अब इस बात को समझिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस नौकरी को 60 साल की उम्र तक कंटिन्यू नहीं करना चाहते। बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो काफ़ी टफ हैं, जैसे पुलिस की नौकरी है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की नौकरी है, फील्ड जॉब्स हैं लाइक इन ऑयल फील्ड्स, कोल माइंस। बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जिसमें बहुत हार्श कंडीशन में लोगों को सर्विस करनी पड़ती है। तो ऐसे लोग लाइफ लॉन्ग इस नौकरी में कंटिन्यू नहीं करना चाहते और एक मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करके वो निकल जाना चाहते हैं और अपना नॉर्मल सिविल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव है। वो 25 साल की सर्विस कर भी ले तो भी उन्हें बिना पेंशन नौकरी से बाहर आना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में समझा। तो ये 60 साल की उम्र पे पेंशन मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो लोगों को यूपीएस ऑप्ट करने से रोक रहा है। जबकि ओपीएस में 20 साल की सर्विस पूरा करने के बाद अगर कोई एम्प्लॉय वीआरएस लेता है तो उसको तभी से उसका पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। एनपीएस में अगर कोई एम्प्लॉय रिज़ाइन करता है या कभी भी वीआरएस लेता है तो उसके 80% एनपीएस कॉर्पस को एन्युटी में डाल के उसको उसका पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये एनपीएस और ओपीएस दोनों से ही बुरा है। आइए बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट के बारे में। यूपीएस के अंदर बच्चों को कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है। अगर यूपीएस में सरकारी कर्मचारी या फिर उनके स्पाउस की डेथ हो जाती है तो उनके बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर हम इसको ओपीएस और एनपीएस से कंपैरिजन करके देखें तो ओपीएस में बच्चों को कवर किया गया है। ओपीएस में अगर नाबालिग बच्चे हैं या अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर, डिजेबल्ड चाइल्ड, इन सबको ओपीएस में पेंशन की सुविधा मिलती है। लेकिन यूपीएस में बच्चों को कवर नहीं किया गया है, केवल स्पाउस को कवर किया गया है।
इवन एनपीएस में भी जो एन्यूटी प्लान हम परचेज करते हैं उसमें एक ऑप्शन होता है रिटर्न ऑफ परचेज का, जिसका मतलब होता है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है एन्यूटी परचेज करने के लिए आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाया है वो आपके बाद आपके बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा पेंशन कम मिलता है लेकिन वो प्रिंसिपल अमाउंट आपके बच्चों को ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे नॉन इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा यूपीएस में कई सारी चीज़ों को लेके अभी भी क्लैरिटी नहीं है। जैसे कोई एम्प्लॉय अगर अपने रिक्वायर्ड सर्विस से यानी कि 25 साल की सर्विस से पहले रिज़ाइन करता है तो उसको किस तरीके से डील किया जाएगा, उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर कोई एम्प्लॉय वीआरएस लेता है तो वीआरएस किस कंडीशन को वीआरएस में माना जाएगा और वीआरएस के केस में क्या सुविधाएं मिलेंगी। इसी तरीके से अगर किसी के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होता है और उसको सर्विस से निकाल दिया जाता है यानी कि रिमूवल या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है, तो इन केसेस में यूपीएस किस तरीके से उनको क्या क्या बेनिफिट देगा और क्या नहीं देगा, ये सारी क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है सरकार की तरफ से और इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग डिफ़िकल्ट हो रहा है लोगों के लिए। अगर हम पेंशन कॉर्पस की बात करें तो यूपीएस के अंदर आपका 10% बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस का एनपीएस की तरह ही डिडक्ट होगा, जो कि एक इंडिविजुअल कॉर्पस में डिपॉजिट होगा। मैचिंग कंट्रीब्यूशन यानी कि 10% ही गवर्नमेंट 10% आपके कंट्रीब्यूशन के बराबर ही गवर्नमेंट आपके इंडिविजुअल कॉर्पस में जमा करेगी। तो कुल मिला के आपके बेसिक प्लस डीए का 20% यूपीएस के पेंशन फंड में जमा होगा। लेकिन एनपीएस में गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 4% ज़्यादा है, यानी कि 10% आपके बेसिक पे प्लस डीए का आपके सैलरी से जाता है और 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। तो इस तरीके से 24% आपके बेसिक प्लस डीए का एनपीएस कॉर्पस में जाता है। तो अगर हम ये देखें तो यूपीएस में 20% और एनपीएस में 24%। तो इन ए वे एनपीएस जो है उसका कॉर्पस फाइनली 20% ज़्यादा होगा यूपीएस से। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि एनपीएस में उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, 20% ज़्यादा पैसा होगा इन कंपैरिजन टू यूपीएस। ये भी एक बड़ा रीज़न है कि लोग यूपीएस को एक घाटे का सौदा मान रहे हैं। अभी तक हमने जितने पॉइंट्स भी डिस्कस किए वो सारे फैक्ट बेस्ड हैं, इसमें कोई भी ओपिनियन थॉट नहीं है, ये सारे फैक्ट्स हैं। लेकिन बहुत सारे थॉट्स भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, ऑफिस गॉसिप्स में सुनने को मिल रहे हैं। तो एक पॉइंट है जिसको हम फैक्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये एक नैरेटिव है जो काफ़ी लोगों के अंदर है कि शेयर मार्केट से उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एनपीएस में उन्हें 20% ज़्यादा कॉर्पस मिल ही रहा है और उस 20% ज़्यादा कॉर्पस से जब वो पैसा विड्रॉ करेंगे रिटायरमेंट के टाइम में तो उसको वो शेयर मार्केट में डिप्लॉय करके उससे बहुत बेहतर रिटर्न अर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा लोगों को केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने अभी कोविड के बाद का शेयर मार्केट का बुल रन देखा है उन्हें शायद शेयर मार्केट से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा नहीं है। शेयर मार्केट बहुत बार बहुत भारी नुकसान देती है। जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो नए लोग हैं, उन्होंने मतलब कंप्लीट एक बिजनेस साइकिल ऑफ शेयर मार्केट नहीं देखा है, इसलिए शायद उन्हें लग रहा है कि वो शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं अपने रिटायरमेंट के टाइम पे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा जो जापान के शेयर मार्केट निकी का है। निकी ने 1989 में दिसंबर 1989 में जो अपना पीक टच किया था, उस पीक को दोबारा टच करने में 2024 तक का समय लग गया। लगभग 34 साल लग गए उसे दोबारा उस हाई को गेन करने में। अब आप सोचिए कि इस पीरियड में जापान के इन्वेस्टर्स ने इस मार्केट से क्या पैसा कमाया होगा और कितना रिटर्न पाया होगा। तो इसलिए शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना कई बार रिस्की हो सकता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को यूपीएस ऑप्ट करने के रास्ते में बैरियर बन के आ रहे हैं। जैसे कि जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं वो लीगल लैंग्वेज में होते हैं, वो सारे लोगों के समझ में इतनी आसानी से नहीं आते। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने अभी एक कैंपेन भी चला रखा है जिससे अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस और अवेयरनेस सेशन वो चला रही है ताकि लोगों को समझ में आए कि इससे क्या बेनिफिट हो सकता है उन्हें यूपीएस से। फाइनेंस समझना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सब लोग फाइनेंशियली इतने अवेयर और लिटरेट नहीं होते, जिसकी वजह से ये कैलकुलेट करना कि यूपीएस और एनपीएस में कौन सा बेनिफिट होगा वो भी तब जब
दोनों ही केस में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, पे इंक्रीज, डियरनेस रिलीफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन सब वेरिएबल्स के साथ दोनों को कंपेयर करना आसान नहीं है। एनपीएस को बहुत सारे लोग अपने नेटवर्थ में काउंट करते हैं, अपने सेविंग की तरह देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एनपीएस का पैसा भी आपको पूरा नहीं मिलता है। आपके सुपर एनुएशन पे भी 40% पैसा आपको एन्यूटी में डालना पड़ता है, और 60 ईयर्स से पहले अगर आप रिज़ाइन करते हैं या रिटायरमेंट लेते हैं तो 80% पैसा आपको अपने एन्यूटी परचेज में डालना पड़ता है। तो वो एक पेंशन प्लान ही है, उसको अपने नेटवर्थ की तरह नहीं देखना चाहिए। ऐसे लोग जो नेटवर्थ की तरह इसे देखते हैं, उन्हें कॉर्पस को फॉरगो करने में परेशानी आ रही है। उन्हें लग रहा है कि उनका सारा जो सेविंग है वो गवर्नमेंट ले रही है यूपीएस के बदले। तो इन सब वजहों से यूपीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहा है, इसका एक्सेप्टेंस बहुत लो है। हमने जो कारण डिस्कस किए उसमें मैक्सिमम कारण फैक्चुअल्स हैं, बहुत सारे जेन्यून रीजंस हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इन कंसर्न्स को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेगी, ताकि लोगों को जो डाउट्स हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हों, और ये स्कीम अट्रैक्टिव बन सके और एक्सेप्टेबल हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल में ज़रूर सर्कुलेट करें। थैंक यू।